नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही शानदार विषय पर बात करने वाले हैं। धातुओं यानी मेटल्स के हीट ट्रीटमेंट के पीछे छिपी एक अद्भुत एटॉमिक कोरियोग्राफी। सोचिए, सिर्फ तापमान और समय के खेल से कोई भी साधारण सा मेटल कैसे अपना पूरा कैरेक्टर बदल लेता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्योर साइंस है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि स्टील का एक ही टुकड़ा कभी तो एक विशाल सस्पेंशन ब्रिज का भार उठाने जितना मजबूत बन जाता है और कभी इतना नाजुक कि एक झटके में कांच की तरह चकनाचूर हो जाए। आखिर वो क्या चीज है जो यह सब तय करती है? इसका सारा जवाब उसी मेटल के अंदर छिपे परमाणुओं के इस बेहतरीन नाच में छिपा है। आज के हमारे सफ़र का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। हम हीट ट्रीटमेंट के बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि आइडियल आयरन कार्बन डायग्राम की क्या कमियां हैं। फिर हम बहुत ही अहम टीटीटी डायग्राम को डिकोड करेंगे, परलाइट और बेनाइट पार्ट्स पर चलेंगे, मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन के हिंसक बदलाव को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि अलॉइंग एलिमेंट्स इस पूरे गेम को कैसे बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हीट ट्रीटमेंट के बिल्कुल बेसिक फंडे को समझते हैं। एएसएम मेटल हैंडबुक इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। देखिए, ये सिर्फ मेटल को आग पर रखने जैसा नहीं है। ये सॉलिड मेटल को एक बहुत ही कैलकुलेटेड और तय समय के लिए गर्म और ठंडा करने का प्रोसेस है। इसका सीधा सा मकसद है मेटल के अंदर से हमारी मनचाही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बाहर निकालना। इसका मतलब है कि अगर हमें मशीनेबिलिटी बढ़ानी है या मेटल की डक्टिलिटी यानी उसके खिंचने की क्षमता को वापस लाना है, तो यही तरीका काम आता है। प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट के जरिए हम ग्रेन साइज को भी रिकवर करते हैं। पर एक दिलचस्प बात बताऊं, कई बार ये बदलाव हम जानबूझकर नहीं करते। वेल्डिंग जैसी सामान्य प्रक्रियाओं में जब मेटल को जोड़ा जा रहा होता है तो ये अंदरूनी बदलाव अनजाने में ही हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है, जिसे आयरन कार्बन लिमिटेशन कहा जाता है। अगर हम आइडियल आयरन कार्बन डायग्राम को देखें तो वो एक परफेक्ट दुनिया की कल्पना करता है, जहां परमाणुओं को अपनी सही जगह सेटल होने के लिए अनंत समय मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी वो तो बिल्कुल अलग है। मैन्युफैक्चरिंग की असल दुनिया में हम एक फिक्स्ड रेट पर हीटिंग या कूलिंग करते हैं। समय भाग रहा होता है, जिसका मतलब है कि अक्सर बदलाव या तो शुरू ही नहीं हो पाते या फिर आधे अधूरे रह जाते हैं। और ये पारंपरिक डायग्राम ठीक इसी पुरानी लिमिटेशन को दिखाता है। ये आपको ये तो बता देगा कि किस तापमान पर कौन सा फेज मिलेगा, लेकिन इसमें कूलिंग रेट की कोई जानकारी नहीं है। तो जो इंजीनियर समय के खिलाफ रेस लगा रहे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस के नाम पर बिल्कुल खामोश रहता है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे सबसे अहम नेविगेशनल टूल की, टीटीटी डायग्राम। सोचिए, जब समय तेजी से भाग रहा हो और कूलिंग बहुत फास्ट हो, तो कोई इंजीनियर कैसे एकदम सटीक भविष्यवाणी करेगा कि मेटल का फाइनल रूप क्या होने वाला है? इसका बेहतरीन जवाब है टीटीटी यानी टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। इसे आप एक तरह का नेविगेशनल मैप मान लीजिए। ये तापमान और समय के लॉगरिदम के बीच एक ऐसा ग्राफ है जो ऑस्टेनाइट के एक टुकड़े के लिए आइसोथर्मल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग बता देता है। इस अकेले डायग्राम ने मेटल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया को सच में पलट कर रख दिया। और इसमें सबसे कमाल की चीज है नोज ऑफ टीटीटी, लगभग 550 डिग्री सेल्सियस पर। ये वो खास पॉइंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन सबसे कम समय में शुरू और खत्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां मेटल के तेजी से ठंडे होने की तीव्र इच्छा और परमाणुओं के हिलने डुलने की घटती क्षमता के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। इसे समझ लिया तो समझिए पूरा कंट्रोल आ गया। अब देखते हैं कि ये अलग अलग कूलिंग पाथ्स हमें कहां ले जाते हैं, खासकर जब हम परलाइट और बेनाइट की बात करते हैं। इस डायग्राम को एक फैमिली ट्री की तरह देखिए। ऑस्टेनाइट को ठंडा करने की स्पीड के हिसाब से नतीजे बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर तापमान धीरे धीरे गिराया जाए तो एकदम मुलायम परलाइट मिलता है। स्पीड थोड़ी बढ़ाई तो मजबूत बेनाइट मिलता है। और अगर बहुत ही तेजी से ठंडा किया तो आपको बेहद सख्त मार्टेनसाइट मिलेगा, एकदम चूज योर ओन एडवेंचर जैसा। अब जरा इस कूलिंग कर्व पर ध्यान दें। अगर हम एनीलिंग जैसा बहुत ही धीमा कूलिंग पाथ लेते हैं तो ये कर्व पूरी तरह से हाई टेम्परेचर वाले ट्रांसफॉर्मेशन एरिया से होकर गुजरता है। इसका फाइनल रिजल्ट होता है 100% परलाइट। ये इतना स्टेबल और नरम होता है कि कटिंग या मशीनिंग के लिए इसे बेहतरीन माना जाता है। लेकिन मान लीजिए हमने तापमान थोड़ा तेजी से गिराया और उसे बेनाइट वाले एरिया में रोक दिया, जैसा ऑस्टेम्परिंग के दौरान मॉल्टन सॉल्ट बाथ में करते हैं, तो हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है।
ये बेनाइट 400 से 550 डिग्री के बीच बनता है और पेरलाइट व मार्टेनसाइट के ठीक बीच की अवस्था है। इसकी सबसे खास बात है इसकी गजब की डायमेंशनल स्टेबिलिटी और बहुत ही कम इंटरनल स्ट्रेस। ये वाकई में एक बेहद रिलायबल स्ट्रक्चर है। पर क्या होगा अगर हम चीज़ों को एक्सट्रीम पर ले जाएं? चलिए समझते हैं मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैन्युफैक्चरर्स कूलिंग स्पीड को जानबूझकर उसकी चरम सीमा तक धकेल देते हैं, तब कहानी में एक बहुत ही हिंसक मोड़ आता है। अगर क्वेंचिंग इतनी फास्ट हो कि वो टीटीटी डायग्राम की उस नोज को पूरी तरह से बाईपास कर जाए, बिना उसे छुए सीधे नीचे आ जाए, तो ऑस्टेनाइट बीच के सारे फेज स्किप करके सीधा मार्टेनसाइट में बदल जाता है। ये इतना तेज होता है कि परमाणुओं को अपनी जगह व्यवस्थित करने का मौका ही नहीं मिलता। इन दोनों को कंपेयर करें तो फर्क साफ नजर आता है। मॉडरेट कूलिंग से बना बेनाइट स्टेबल है और उसमें स्ट्रेस कम है। वहीं सुपरफास्ट क्वेंचिंग से बना मार्टेनसाइट, उसका स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल होता है, बुरी तरह डिस्टॉर्टेड, हर इतने ज्यादा स्ट्रेस में कि बिना तुरंत टेम्परिंग किए आप इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वरना ये इतना नाजुक होगा कि तुरंत टूट जाएगा। आखिर में आइए देखते हैं कि अगर हम मेटल की शुरुआती रेसिपी में ही कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स मिला दें तो इस पूरे मैप पर क्या असर पड़ता है। जैसे ही हम मेटल में निकेल, मैंगनीज, क्रोमियम या मोलिब्डेनम जैसी चीजें मिलाते हैं, वो कार्बन के डिफ्यूजन को धीमा कर देती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि टीटीटी कर्व्स दाईं तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब अब आप धीमी कूलिंग रेट्स पर भी मेटल को हार्ड कर सकते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम या कोबाल्ट जैसे कुछ एलिमेंट्स इसका उल्टा करते हैं। वो न्यूक्लिएशन बढ़ाकर पूरे डायग्राम को बाईं ओर धकेल देते हैं। इन अदृश्य परमाणुओं के इस शानदार नाच पर हमारा जो ये कंट्रोल है, ये वाकई हैरान करने वाला है। तो एक बड़ा सवाल जो हमें सोचना चाहिए वो ये है, इन एटॉमिक टाइमलाइंस पर हमारी ये और भी गहरी होती पकड़ आने वाले कल में मैन्युफैक्चरिंग की सीमाओं को कैसे तोड़ेगी। भविष्य के वो कौन से असाधारण स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें हम इसके जरिए आकार देंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।